Sit down. देख ले ध्यान से। तो लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था हमने पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो हमने पढ़ा था, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में ये चेक करोगे सबसे पहले कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है या वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। सबको ध्यान है वो? अच्छा, इसमें हमने बोल था कंसंट्रेशन की वैल्यू चेक करोगे। उसी को वापस बोल रहा एक बार। हमने बोल था अगर कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की 10⁻⁻7 से ज्यादा हो, और ज्यादा का मतलब बता नेगेटिव पावर कम हो, तो फिर बता वाटर के H+OH आयन ऐड करेंगे क्या? लेकिन अगर बता वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, मतलब 10⁻⁻7 के इक्वल या कम हो, मतलब नेगेटिव पावर ज्यादा उससे, तो फिर वाटर के H+ या OH आयन ऐड करोगे। और उसी में क्वेश्चंस लिख लें। लिख लें। फाइंड पीएच ऑफ फाइंड पीएच ऑफ बोर्ड पर लिख लें 0.001 mH2SO4 aqueous। Find pH of 0.001 mH2SO4 aqueous। और इसमें हमने बोला था क्वेश्चन में जब भी पीएच का क्वेश्चन हो सबसे पहले चेक करोगे कि वो एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है वीक, क्योंकि अभी हम साथ में कर रहे हैं। लेकिन बता यहाँ पर चेक करोगे, बता ये एसिड है और वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। लेकिन द स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसंट्रेशन देखो बता 10⁻⁻7 से ज्यादा है ना, पावर -3। तो बता ये डाइल्यूट सोल्यूशन वाटर के H+OH आयन ऐड नहीं करेंगे। तो बता यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन जो होगी, बता वो नॉर्मेलिटी के इक्वल होगी ना इसके। लेकिन बता हमें नॉर्मेलिटी गिवन है या इसकी मोलैरिटी गिवन है? मोलैरिटी गिवन है। तो बता इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करना पड़ेगा। मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2। तो बता नॉर्मेलिटी जो आएगी H2SO4 की, वही H+ आयन कंसंट्रेशन भी होगी। तो बता H+ आयन कंसंट्रेशन विल बी 2 × 10⁻⁻3। और बता H+ आयन कंसंट्रेशन मिल गई, तो इसी का नेगेटिव लॉग लेकर पीएच ला सकते हैं। तो -log 2 × 10⁻⁻3 करोगे, तो बता इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 3 - log 2। अच्छा, द log 2 की वैल्यू 0.30, तो पीएच विल बी 2.70। और बताइए एसिड है तो पीएच मस्ट बी लेस देन 7, तो लेस देन 7 आई। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज करूं, तो यहां पर अभी क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी गिवन थी, इसलिए हमने इंटू 2 करके उसको नॉर्मेलिटी में चेंज किया। लेकिन था मैं इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोलूं कंसंट्रेशन ये m की जगह n ही हो, नॉर्मेलिटी में हो, तो बता फिर इंटू वैलेंसी फैक्टर करोगे क्या? तब तो बता वो चेक कर लेना, मोलैरिटी में है तो ही हमने इंटू वैलेंसी फैक्टर किया, नॉर्मेलिटी में है तब तो डायरेक्ट ही पुट कर दोगे। तो वो कई बार नॉर्मेलिटी में भी दे देगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फाइंड पीएच ऑफ बोर्ड पर लिख लें 0.01 m find pH of 0.01 m BaOH whole twice at 90 degrees Celsius। करेक्ट।
चेक, डिस्कशन मत करो बीच में, फुसो मत करो। अब देख लें यहाँ पर ध्यान से, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा था, इसमें 14 में से माइनस करोगे या 12 में से? बस यहाँ पर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था, बाकी क्वेश्चन सिंपल सा है। एट 90 डिग्री सेल्सियस बोला है और बता आपके ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें H प्लस आयन या OH आयन कंसेंट्रेशन, और OH आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बोलोगे। लेकिन मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2, OH ion concentration in normality will be 10 raised to the power minus 2 normality। और बता इससे नेगेटिव लॉग लेंगे तो पहले POH आएगी, तो माइनस लॉग 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, 2 माइनस लॉग 2। अच्छा, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, तो POH विल बी 1.70। लेकिन मतलब हमसे पीएच पूछी है और 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो बता सम ऑफ पीएच एंड पीओएच एट ऑल टेम्परेचर पीकेडब्ल्यू होता है। लेकिन बता यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस, तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 12, तो 12 माइनस 1.70, तो आंसर विल बी 10.30। तो बताइए क्लियर सबको, ये पीएच 10.30। तो बस चेंज जो कर सकता हूं वो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में कि टेम्परेचर बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक जैसे हैं दोनों। नेक्स्ट लिखें, 490 मिलीग्राम 490 मिलीग्राम H2SO4 is dissolved in 100 milliliter solution, is dissolved in 100 milliliter solution। 490 milligram H2SO4 is dissolved in 100 milliliter solution। Find pH of solution। Find pH of solution। करेक्ट, करेक्ट। और जैसे अभी तक किया था वैसे के वैसे सोचो, क्वेश्चन में हमें जो बोला था स्ट्रॉन्ग बेस है H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन नॉर्मेलिटी के, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी होगी। लेकिन बता यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में मोलैरिटी डायरेक्ट गिवन थी, तो हमने डायरेक्ट उसको नॉर्मेलिटी में चेंज किया। लेकिन अब के हमें क्या गिवन है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो बता मोलैरिटी हम खुद ला सकते हैं और उसको फिर नॉर्मेलिटी में बदल सकते हो। तो बता यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन हमें लानी पड़ेगी मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर करके। लेकिन मतलब मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ H2SO4 गिवन है, मास गिवन है, तो बताओ उसके लिए क्या करोगे, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम करते हो इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और बताओ लेकिन मास ग्राम में गिवन है या मिलीग्राम में? तो बता यहाँ पर ये भी ध्यान रखोगे, मास इन मिलीग्राम है तो उसको पहले ग्राम में बदलोगे, तो 490 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 सबको पता ही है, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर। सॉल्व करोगे तो मोलैरिटी की वैल्यू विल बी 0.05 m। तो बता अभी तक क्वेश्चन हमने यहां से स्टार्ट किए थे, वो मोलैरिटी खुद दे रहा था, अब के बता हम लाए मोलैरिटी, बाकी क्वेश्चन वही। और इसी से फिर बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी ला सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2, तो 0.1 n, और इसी का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो पीएच भी ला सकते हो, माइनस लॉग 10 रेज टू द पावर -1 में पीएच विल बी 1।
नेक्स्ट लिख लें, फाइंड pH ऑफ 10 raised to the power minus 8 mKOH aqueous. Find pH of 10 raised to the power minus 8 mKOH aqueous. और इसमें एग्जैक्ट कर सकते हो, इसलिए जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में वो सब चीजें बताई, लॉग वैल्यूज भी हमने लिखवाई थी एग्जैक्ट लाने के लिए इसमें। अच्छा, द पहली चीज ये बता, यहाँ पर 10 रेज टू द पावर माइनस 8 mKOH एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है आपके? 10 रेज टू द पावर माइनस 7 के इक्वल या उससे लेसर है, तो ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, और द स्ट्रॉन्ग बेस का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो फिर यहाँ पर बता OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कंसिडर करेंगे, तो सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन जो हम टोटल बोलेंगे वो OH आयन कंसंट्रेशन गिवन बाय वाटर प्लस नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस करोगे, तो बता ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अच्छा KOH का वैलेंसी फैक्टर 1, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम, इसलिए डायरेक्ट पुट कर दूं वैल्यू, तो 10 रेज टू द पावर माइनस 8 प्लस वाटर की OH आयन कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर माइनस 7। अच्छा, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 रेज टू द पावर माइनस 7 को बताएं 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 लिख सकता हूं, इससे कैलकुलेशन इजी होगी। और इसमें से 10 रेज टू द पावर माइनस 8 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मतलब 11 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 नॉर्मेलिटी हो गई OH आयन कंसंट्रेशन टोटल। तो बता इस सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन पूछूं ओनली, तो क्या बोलेंगे हम 11 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8, और इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो बता माइनस लॉग 11 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मीन्स कितना होगा 8 माइनस लॉग 11। अब बता लॉग 11 लिखवाया था एग्जैक्ट 1.04, तो वो ऐसे क्वेश्चंस के लिखवाया था 11 की वैल्यू, तो बता 6.96। अच्छा था, अब के यहाँ पर 12 में से माइनस करोगे या 14 में से? क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो रूम टेम्परेचर मानना है, तो pKw की वैल्यू 14, तो आंसर विल बी 7.04। अब एक चीज सुनना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में अभी यहाँ पर आंसर जो है स्ट्रॉन्ग बेस का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ध्यान सुनना, कुछ बुक्स में नोट्स में लाइन लिखी होती है इनके लिए कि वेरी, सुन लें, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH अप्रोक्स 7 बट स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होती है, या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH अप्रोक्स 7 बट स्लाइटली लेस देन 7 होती है। बट वो लाइन में नहीं लिखवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो हर जगह काम नहीं आएगी। रीजन उसका क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चंस में आजकल लास्ट 10 इयर्स में जब भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया, उन्होंने पीएच पूछी ही नहीं पूरी कभी, उन्होंने ओनली H प्लस आयन या OH आयन कंसेंट्रेशन पूछी, और उसके लिए वो लाइन नहीं है, वो तो मिलानी ही पड़ेगी OH आयन कंसेंट्रेशन, तो कंसेप्ट से, तो वो कंसेप्ट चेक करते हैं तुम्हारा कि तुम OH आयन कंसेंट्रेशन या H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कैसे ला रहे हो, तो ये चीज वो यहां तक पूछते हैं। या बता ये भी हम एग्जैक्ट ला सकते हैं अब यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट लिख लें बोर्ड पर से 10 रेज टू द पावर माइनस 4m 10 raised to the power minus 4m HCl aqueous 10 raised to the power minus 4m HCl aqueous is diluted 1000 times, is diluted 1000 times. Find pH of या new pH of solution. Find
न्यू पीएच ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। एसिड है, बेस नहीं। और इसमें सुन ले, इतना लेंदी नहीं है, लेकिन ये एक तो सीरियसली करो, ये जो डिस्कशन करके कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, मिल बांट के मत करो क्वेश्चन, सबका पेपर अलग अलग होता है। यहाँ पर अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो बोला, इसमें ये वाला क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट आंसर आएगा। और 10⁻⁻⁴ MHCl सॉल्यूशन, मतलब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, लेकिन मतलब क्या बोला, इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया। तो हमने पढ़ा है डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, और बता 1000 टाइम्स डाइल्यूट करा मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 टाइम्स बढ़ा दिया हमने, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 टाइम्स बढ़ा दिया, तो बता कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम के इनवर्स होती है ना। और बता वॉल्यूम 1000 टाइम्स करोगे तो कंसंट्रेशन तो 1/1000 टाइम्स हो जाएगी ना। जितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा उतने टाइम्स कंसंट्रेशन कम होगी। तो वॉल्यूम 1000 टाइम्स बढ़ा तो कंसंट्रेशन तो 1/1000 टाइम्स, मतलब न्यू सॉल्यू कंसंट्रेशन ऑफ HCl ओल्ड का 1/1000 टाइम्स। मतलब क्या करोगे, जितने टाइम्स डाइल्यूशन करा उससे डिवाइड करो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, बस यहां पर ध्यान से। तो वापस बोल रहा हूं, यहां उसने बोला 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया, तो बता वॉल्यूम 1000 टाइम्स बढ़ा, तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स, इसलिए कंसंट्रेशन न्यू 1/1000 टाइम्स हो गई। और 10⁻⁻⁴ अपॉन 1000, तो 10⁻⁻7 MHCl सॉल्यूशन हो गया। अब बता डाइल्यूशन के बाद ये वेरी डाइल्यूट में कन्वर्ट हो गया ना। और वेरी डाइल्यूट, लेकिन ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो बता यहां पर अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर करोगे, और यहां पर 10⁻⁻7 ही है दोनों, और दोनों 10⁻⁻7 है, तो ऐड करोगे तो यहां भी बता 10⁻⁻7 कॉमन ले लो, तो बता H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी 2 × 10⁻⁻7। तो बता इसमें pH डायरेक्ट आएगी, माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻7, 7 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू 0.30, तो एग्जैक्ट आंसर 6.70। और एक चीज मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब भी यहां पर क्वेश्चन करो पीएच का, लास्ट में अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर करना नेचर ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग। होगी बता, इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच मस्ट बी लेस देन 7। अगर तुम 7 टिक कर रहे होते तो पता चल जाता कि एसिड की पीएच पानी मिला मिलाकर न्यूट्रल नहीं हो सकता वो। तो बता वो 7 तो वैसे भी रॉन्ग है फिर। तो यहां पर ऐड करा तभी तो बता एसिडिक हुआ। अब ये स्लाइटली लेस देन 7 नहीं है, 6.7 से 0.30 कम है, तो बताइए एग्जैक्ट वैल्यू। या ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था और एम्स में, दोनों में एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। सुनना, उसने क्वेश्चन में, ये तो फिर भी हमने टफ पूछा, यहां पर उसने डायरेक्ट लिख कर दिया था 10⁻⁻7 MHCl में H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड करें। मीन्स ओनली यहां तक, ओके, कंसेप्ट यहां तक है। उसके बाद तो नेगेटिव लॉग सब में लेना है, हर बार पीएच के क्वेश्चन में नेगेटिव लॉग लेना है। तो ये चेंज करा। और एक और चीज यहां पर ये रट मत लेना कि हर बार डाइल्यूशन के बाद वो वेरी डाइल्यूट होता ही है। ओके, हमने अभी 1000 टाइम्स बोला है इसलिए वेरी डाइल्यूट हुआ, मतलब 10 टाइम्स बोल दूं तो बता फिर तो 10⁻⁻5, तब तो डायरेक्ट ही pH 5। तो ये क्लियर सबको ये। तो बता अब मैं कोई भी क्वेश्चन दूं, कैसा भी दूं, कर लोगे? लिखो। how many moles of how many moles of HNO3 how many moles of HNO3
HNO3 must be removed from its 1 liter aqueous solution, from its 1 liter aqueous solution, to change its pH from 1 to 2, to change its pH from 1 to 2. और जैसे अभी तक बता, तुम्हें सारे क्वेश्चंस में पीएच गिवन थी और कैलकुलेट करनी थी, तो जो मेथड रखा वही गिवन में रखो, वो समझाएगा क्वेश्चन। करेक्ट, वेरी गुड। और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेंदी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। अच्छा था, इसमें तुम्हें बोला जो उसी को सोचो था, HNO3 वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बता स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच चाहे गिवन हो या कैलकुलेट करनी हो, लाना तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का ही है वैल्यू, और बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लिखोगे तो इसकी नॉर्मेलिटी के इक्वल। लेकिन बता तुम्हें लाने क्या है, इक्विवेलेंट्स लाने या मोल लाने हैं। अब थोड़ा सा सोचोगे तब मोल नॉर्मेलिटी से आएंगे मोलैरिटी से, तो बता इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट होगी या सेम। मतलब बता, जो अगर हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मिल जाए तो मोलैरिटी आ जाएगी, और मोलैरिटी रिप्रेजेंट क्या करती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो तुम्हें मोल ही तो चाहिए, और वॉल्यूम पढ़ो 1 लीटर ही दिया है, मतलब तुम्हें खाली मोलैरिटी लानी है बस। अब लाओगे कैसे, तो बता पहले पीएच कितनी थी, 1, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी बोलोगे, 10⁻⁻⁻1 m ही बोल दूं, क्योंकि अब तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम है ना इसके लिए। और इस 10⁻⁻1 का मतलब क्या है बता, 0.1 मोल HNO3 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसी तरह से बाद में कितना पीएच कर दी, 2, तो कितने रह गए H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, 10⁻⁻2 रह गई कंसेंट्रेशन, या बता कितने रह गए मोल, 0.01 मोल पर लीटर। अच्छा बता, मोल पहले जितने रहे या कम हो गए पीएच बढ़ाने पर। अच्छा इसमें मैं चेंज करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में पूछ रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें बोलूं पीएच को 1 से 2 करने में कितने टाइम्स डाइल्यूशन किया, मतलब इनको डिवाइड करके चेक कर लो, 10 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ ना, तभी तो 1.1 से 0.01 होगी ना कंसेंट्रेशन। या अभी हमारा जो क्वेश्चन है, रिमूव कितने मोल किए, तो बता पहले थे कितने 1 लीटर में, 0.1, रह कितने गए, तो बता बचे हुए रिमूव ही करे होंगे, तो बता रिमूव्ड मोल कितने होंगे, वो बता इनिशियल माइनस रिमेन फाइनल मोल्स कर दो, तो इनिशियल मोल 0.1 माइनस फाइनल मोल 0.01, तो आंसर विल बी 0.09 मोल पर लीटर रिमूव किए। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये कर सकते हैं। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जितने टाइप के हम क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं वो सब मैंने बता दिया था, क्लियर सबको। ये हर तरह के क्वेश्चंस में चेंज, चाहे पीएच गिवन हो, तो वापस एक बार बोल रहा हूं, पीएच अगर किसी क्वेश्चन में, हम आगे भी यूज करेंगे क्वेश्चंस में, पीएच जब भी गिवन हो इन द क्वेश्चन, तो उसका एक ही यूज है कि उसने तुम्हें इनडायरेक्टली नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दे दी, डायरेक्ट नहीं दी, बस नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दे दी, क्योंकि बता पीएच से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ले आओ अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ध्यान रखना, मतलब पीएच अगर तुम मुझे बताओ, पीएच अगर स्ट्रॉन्ग बेस की गिवन हो तो फिर नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी, पी पीओएच से आएगी, मतलब पीएच को पहले फिर पीओएच में बदलकर ओएच आयन कंसेंट्रेशन नॉर्मेलिटी इक्वल बोलोगे ना वहां। तो बताइए क्लियर सबको ये। अब यहां तक हमने पढ़ा, अभी तक ध्यान सुनना, हमने जो अभी तक पढ़ा अब उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। अभी तक हमने 3 टाइप के सब्सटेंसेस की पीएच पढ़ी,
अकेले वीक एसिड या वीक बेस की ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, अकेले वाटर की pH हाफ pKw, थर्ड अकेले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। लेकिन अब कभी भी हमने एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स नहीं किया अभी तक, तो अब हम मिक्सचर पढ़ेंगे, तो लिख लें नेक्स्ट, pH of mixtures of strong acid plus strong acid or strong base plus strong base, pH of mixtures of strong acid plus strong acid or strong base plus strong base, strong acid plus strong acid or strong base plus strong base। अब यहां पर क्वेश्चन में ध्यान सुनो, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में थ्योरी तुमसे पूछ रहा हूं जैसे हमने अभी तक करा, लेकिन यहां क्या दिख रहा है, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करूंगा या ओनली स्ट्रॉन्ग बेस को। तो जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में मैं थ्योरी बोलूं, सपोज H2SO4 है, HCl है, इन दोनों की बिफोर मिक्सिंग नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1 है H2SO4 सॉल्यूशन का, HCl की नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2 है। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, ये हमने बोला है क्वेश्चन में, और बोलेगा रिजल्टेंट मिक्सचर की पीएच फाइंड करें। तो जो अभी तक हमने अकेले सब्सटेंस में किया वैसे सोचो, बता सबसे पहले नेचर चेक करूं जिनको मिक्स किया, स्ट्रॉन्ग एसिड इनको मिक्स करा, तो बता रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच लानी है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की ही लानी है ना। तो बता हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच लानी हो तो पहले नॉर्मेलिटी लाते हो सॉल्यूशन की। अब वो नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की बोलूं या मिक्सचर की, इनके मिक्सचर की, और बता जो नॉर्मेलिटी आएगी मिक्सचर की उसी को अब H+ आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर की बोल दोगे। तो बता लानी अभी भी अल्टीमेटली हमें नॉर्मेलिटी ही है ना। तो मेन वही क्वेश्चन जैसा अभी तक करा, नॉर्मेलिटी ही लाएंगे अभी भी हम, लेकिन बस आपके इंडिविजुअल की ना लाकर मिक्सचर की लाएंगे। दूसरी चीज यहां ध्यान से बताना, जब नॉर्मेलिटी मुझे लानी है तो नॉर्मेलिटी का जनरल फॉर्मूला हम सोचे, बता नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा नॉर्मेलिटी लानी है मिक्सचर की, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी मिक्सचर के ही होंगे ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ही करोगे। तो बता अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर मिल जाए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मिल जाए, तो उनसे बता नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर n ला सकते हो। अब इसको लाने के लिए हम यहां क्या करें, मतलब हमें इंडिविजुअल वॉल्यूम दिया है ना, बिफोर मिक्सिंग H2SO4 सॉल्यूशन का V1 है, मतलब समझाने के लिए मान लो बोल दूं 1 लीटर है, ये 2 लीटर है HCl, तो बता मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 3 लीटर, मतलब सम ही होगा ना इंडिविजुअल वॉल्यूम का। तो बता V तो लाना बहुत सिंपल सा, V1 प्लस V2, और मान लो 3 हो तो V3, 4 हो तो प्लस V4 और हो जाएगा, जितने भी एसिड्स को मिक्स कर रहे हो उन सबके वॉल्यूम का सम, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की वैल्यू हमें मिल गई, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मिल गया। अब मुझे बताना इनको मिक्स करूंगा तो H2SO4 और HCl दोनों आएंगे ना सॉल्यूशन में, लेकिन मुझे बता अब ध्यान सुन के बताना इन दोनों में कॉमन आयन है या नहीं, बोलो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। वेरी गुड, क्यों, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि इनमें अल्फा 100%, तो अल्फा चेंज नहीं हो सकता, तो कॉमन आयन है, लेकिन बता इफेक्ट शो नहीं होगा। तो बताइए एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग हो गए ना फिर। अब नॉन रिएक्टिंग हुए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बता अगर सपोज मैं तुमसे पूछूं इसके बिफोर मिक्सिंग कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, H2SO4 के बिफोर मिक्सिंग कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, तो बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, N इंटू वी W बाई ई या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बता यहां सबसे ज्यादा काम क्या आएगा, N इंटू वी, तो कितने इक्विवेलेंट्स हो गए बिफोर मिक्सिंग H2SO4 के N1 V1, HCl के N2 V2 इक्विवेलेंट्स होंगे। अब मैं इसको समझाने के लिए बता सपोज इसकी वैल्यू 1 मान लू, 1 इक्विवेलेंट, HCl के 2 इक्विवेलेंट, तो बता मिक्सचर के कितने होंगे, बोलो
सिंपल सा था, 1 और 2 है तो इसके कितने होंगे 3। क्यों? क्योंकि बता जितने में मिलाऊंगा उतने ही तो मिक्सचर में मिलेंगे ना मुझे, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिंग है, कॉमन आइन इफेक्ट भी शो नहीं कर रहे, तो इनके इक्विवेलेंस मिलाने के पहले और मिलाने के बाद सेम रहेंगे। तो बता इसका 1 मिलाया उसका 2 मिलाया तो इसके कितने हो गए 3। या बताओ N1V1 इक्विवेलेंस है, इसके N2V2 है, तो मिक्सचर के क्या हो जाएंगे N1V1 प्लस N2V2। तो बता यहां पर मैं इसकी जगह लिख लो N1V1 प्लस N2V2, और अगर 3 एसिड्स होते तो N3V3 भी हो जाता। तो बता तुम्हें जनरल फॉर्मूला याद हो तो बता N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 यूज करते थे इक्वल्स टू N इंटू V करते थे। तो बता आगे से हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर है तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू N इंटू V, 20 इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का सम होगा। तो यहां से बता इंडिविजुअल वॉल्यूम्स के सम मतलब V मिक्सचर से N की वैल्यू ले आएंगे। अच्छा लेकिन N की वैल्यू ले आओगे तो बता फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्सचर ये जो नॉर्मेलिटी आएगी वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन मिक्सचर को शो करेगी ना, बोलो। अच्छा लेकिन अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स करूं तो वो भी रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन फिर बताइए H प्लस आयन को शो करेगी या OH आयन को? तो लिख लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर के लिए नॉर्मेलिटी H प्लस आयन मिक्सचर, या स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर के लिए नॉर्मेलिटी OH आयन मिक्सचर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखोगे, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही लाए हम N1V1 N2V2 शो किसको कर रहे हैं यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मतलब N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू N इंटू V। तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी मतलब बता क्वेश्चन तो वही पहले वाला है, बस इंडिविजुअल की जगह मिक्सचर की ला रहे हैं हम, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब ये तो हमने बोला ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करें या ओनली स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स करें, तो उनके मिक्सचर की पीएच हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब उसी में फिर नेक्स्ट लिख लेना, लिखने के बाद पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे हमने ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर के लिए पीएच फाइंड की, ओनली स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर के लिए फाइंड की, सेम वैसे अब ये तुम बताओगे तो भी देख लें बोर्ड पर, सिंपल सा वही मेथड जो अभी हमने किया। अब यहां पर बस मैं बोल रहा हूं HCl की जगह अगर मैं बोलूं हमने H2SO4 वही इनिशियल वॉल्यूम नॉर्मेलिटी गिवन है KOH कर दूं आपके, तो KOH इसकी नॉर्मेलिटी N2V2 है, वही हमें पूछा है रिजल्टेंट मिक्सचर की पीएच फाइंड करें, मतलब नॉर्मेलिटी ही लानी है, तो नॉर्मेलिटी लानी है। तो मतलब यहां पर भी मेथड वही, नॉर्मेलिटी क्या लिखूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अच्छा वॉल्यूम तो चाहे एसिड एसिड मिलाओ चाहे बेस बेस मिलाओ, एसिड बेस मिलाओ, वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ेगा, तो V तो अभी भी V1 प्लस V2 प्लस V3 ही होगा, वो कोई डिफरेंस नहीं है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर मुझे लाने हैं, तो ये मैं कैसे लाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। अच्छा था जब मैं H2SO4 और KOH को मिक्स करूंगा तो बता यहां पर ऑड आयन प्रेजेंट है ना, लेकिन बता ऑड आयन इफेक्ट
नहीं होगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए अल्फा 100%, अल्फा चेंज नहीं हो सकता। लेकिन बता ऑड आयन का मतलब क्या है, H प्लस और OH आयन एक दूसरे को न्यूट्रल तो करेंगे ना, तो यहां रिएक्शन होगी। पहले वाले में रिएक्शन नहीं हुई थी क्योंकि वो नॉन रिएक्टिंग थे, एसिड एसिड थे या बेस बेस थे। लेकिन बता यहां तो न्यूट्रलाइजेशन तो करेंगे ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, तो बता रिएक्शन हुई। अब लेकिन यहां ध्यान से रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सुन ले वैसे मैं जो बोल रहा हूं, मतलब अगर H2SO4 के वही बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N1V1 है, KOH के N2V2 है। अब मुझे एक चीज बताओ, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड कैसे करोगे, कैसे करोगे? मतलब जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे इन दोनों में से वही बचेगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो बता अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के ज्यादा हुए तो बता स्ट्रॉन्ग बेस के, मान लो सुन लो क्वेश्चन बोल रहे ऐसे में, सपोज H2SO4 के 5 हैं, KOH के 3 हैं, तो बता मिक्सचर के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, 8 अब के या 2? क्योंकि बता ये 3 उसके इसके 3 को न्यूट्रल भी तो करेंगे, तो बचे कितने स्ट्रॉन्ग एसिड के, 2 इक्विवेलेंट्स। मतलब बता रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। लेकिन अगर बता स्ट्रॉन्ग बेस के ज्यादा हुए तो एक जनरल यहां पर थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज। अब लेकिन हमें पता भी तो चलना चाहिए किसके ज्यादा है, तो यहां ध्यान सुनना, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उनके इंडिविजुअल इक्विवेलेंट्स अलग से फाइंड करोगे, अलग से फाइंड करोगे। और उसमें अब 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे कि इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हो इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बता अगर इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हुए स्ट्रॉन्ग बेस से तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और बता एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो अब बचे हुए होंगे ना इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर, तो यहां पर बता इक्विवेलेंट्स ऐड करूं N1V1 प्लस N2V2 या माइनस कर रहे हो? मतलब 5 थे उसके 3 थे तो बचे हुए 2 लिखे ना तुमने, तो बता 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 बोला। तो यहां पर बस ध्यान रखना जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा हो उसमें से कम वाले माइनस करोगे। तो यहाँ N1V1 माइनस N2V2 करा और जो बचे हुए होंगे वो N इंटू V होंगे, लिख लें। और बता यहां से जो ये नॉर्मेलिटी आएगी वो हम क्या बोलेंगे, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन मिक्सचर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन बचा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा हो, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा हुए तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो बता फिर यहां पर N2V2 जिसके ज्यादा हैं उसमें से कम वाले माइनस करोगे तो N2V2 माइनस N1V1 इक्वल्स टू N इंटू V लिखोगे। तो यहां पर बता नॉर्मेलिटी OH आयन कंसंट्रेशन इन मिक्सचर के इक्वल हो जाएगी। तो तुम मतलब फॉर्मूला पढ़ते थे N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू NV, लेकिन माइनस करना किस में से किसको है वो हमें पता चलना चाहिए पहले, इसलिए हम बता इंडिविजुअल इक्विवेलेंट्स लाते हैं। और बता इंडिविजुअल इक्विवेलेंट्स ले आओगे तो डायरेक्ट ही माइनस कर देना, जिसके ज्यादा है उसमें से कम वाले माइनस कर दो इक्वल्स टू N इंटू V। अच्छा अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल आ जाए तो बता सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो बता फिर माइनस नहीं करोगे, फिर तो डायरेक्ट बता सकते हो रूम टेम्परेचर पर बता पीएच कितनी होगी, फिर तो डायरेक्ट बोलोगे 7, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और रूम टेम्परेचर बोले तो कंसंट्रेशन की वैल्यू भी कितनी होती है 10 रेज टू द पावर माइनस 7 N एट रूम टेम्परेचर, या pH इक्वल्स टू POH
इक्वल्स टू 7 बोलोगे एट रूम टेम्परेचर, लेकिन बता इसी में 90 डिग्री सेल्सियस बोल दूं थर्ड केस में तो pH 6 या H प्लस कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁶। तो ये ध्यान रखोगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल आए तो फिर बता डायरेक्ट बताओगे डायरेक्ट, लेकिन चेक जरूर करना है अब कि किसके इक्विवेलेंट्स। यहां थोड़ा सा चेंज होगा प्रोसीजर, डायरेक्ट N1V1 माइनस N2V2 नहीं करना है, पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के। तो अब यहां पे ध्यान सुनो, अब हमने दो तरह के मिक्सचर पढ़ लिए, दो तरह के मिक्सचर पढ़ लिए हमने, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड या ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स ओनली हुए या ओनली स्ट्रॉन्ग बेस हुए तब तो डायरेक्ट बहुत सिंपल सा, फिर तो ऐड कर दो इक्वल्स टू NV। इसमें बस थोड़ा सा सोचना है। इसको सॉल्व कर लें। टू 200 मिलीलीटर N/10 HCl, 500 milliliter N/25 H2SO4 and 300 milliliter N/10 HNO3 solution are mixed. Correct. अच्छा यहाँ पर इतना लेंदी तो है नहीं क्वेश्चन, ध्यान से बस पढ़ो। और लैंग्वेज से पता चल रहा है मिक्सचर है, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स किया। मिक्सचर है तो सबसे पहले चेक करो ये स्ट्रॉन्ग का है, वीक का या एसिड बेस का। और बता HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और बता ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर तो इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे, और तो बता डायरेक्ट कर सकते हो। और तीनों की नॉर्मेलिटीज भी वॉल्यूम भी हमें खुद ने ही दिया है। तो बता N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू N इंटू V करोगे। और बता तीनों के इंडिविजुअल नॉर्मेलिटी 1/10 इंटू 200 प्लस 1/25 इंटू 500 प्लस 1/10 इंटू 300 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू V। अब बता V जो होता है वो तो इंडिविजुअल का सम, तो 200 प्लस 500 प्लस 300 कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। अच्छा एक चीज सुन लो, बता यहाँ पर वॉल्यूम हम हमेशा इक्विवेलेंट्स में लीटर में रखते हैं, लेकिन बता अभी हमने मिलीलीटर में ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे एक चीज बताना ध्यान से, मतलब वॉल्यूम जब हम मिलीलीटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्विवेलेंट्स नहीं है, मिली इक्विवेलेंट्स हैं। लेकिन बता दोनों साइड्स मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स कट जाएंगे, वो अपने आप लीटर में ही आएगा। तो बता चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। और यहां सिंपल कैलकुलेशन,
नॉर्मेलिटी ये 20 + 20 + 30 कितना हो गया 70/1000, तो डिवाइड करोगे तो बता वैल्यू विल बी 7 × 10⁻⁻2 नॉर्मेलिटी। अच्छा था ये OH आयन कंसंट्रेशन के इक्वल या H+ आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर, इसलिए बता पीएच जब लाओगे इसकी तो -log 7 × 10⁻⁻2 करोगे तो बता इसको क्या बोलोगे 2 - log 7, और log 7 की अप्रोक्स वैल्यू 0.85, तो आंसर विल बी 1.15। तो क्वेश्चन सिंपल सा होगा, बस हमें जो चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। और अब ये डिस्कशन मत करो, बहुत ज्यादा हो गया, अब कर लो क्वेश्चन सीरियसली। करेक्ट। करेक्ट। चलो फिर से इसमें था, यहाँ पर क्वेश्चन में तुम देखोगे तो फिर से इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड ही होंगे, ऐड ही होंगे, बिकॉज बता तीनों जो हैं NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, KOH, तीनों ही स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, तो ओनली स्ट्रॉन्ग बेसेस का मिक्सचर, तो फिर से ये N1V1 + N2V2 + N3V3 = N × V करोगे। लेकिन बता यहाँ पर लैंग्वेज में दो चेंज है। पहली चीज तो बता यहाँ तुम्हें नॉर्मेलिटी चाहिए, लेकिन बता तीनों की नॉर्मेलिटी गिवन है या मोलैरिटी गिवन है, तो पहली चीज तो इनको नॉर्मेलिटी में बदलो। अच्छा लेकिन NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, KOH का भी 1, तो KOH और NaOH की तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम, लेकिन मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 1 या 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी जब लाओगे N2 तो मोलैरिटी 1/20 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो बता 1/10 नॉर्मेलिटी हुई, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी 1/10, तो यहां पर अब बता N1V1 जब रखूंगा तो 1/20 इंटू 200 NaOH के लिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी 1/10 है, वो मोलैरिटी है 1/20, तो नॉर्मेलिटी 1/10 इंटू वॉल्यूम 300 प्लस 1/15 इंटू 300। लेकिन एक और चेंज, मतलब यहां पर वॉल्यूम V जो होगा मतलब वो इंडिविजुअल का सम होगा या वाटर का भी वॉल्यूम ऐड करोगे। इसका मतलब क्या है, इनको मिक्स करने के बाद इतने लीटर वाटर मिलाकर डाइल्यूट भी कर दिया उसको, और लिखा ना 1.2 लीटर वाटर इज एडेड, तो बता 1.2 लीटर वाटर भी ऐड किया बाद में, तो पहले वाले में डायरेक्ट V1 + V2 + V3 था, लेकिन यहां पानी भी मिला दिया बाद में। अच्छा बता इन सबके वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो ये लीटर है तो इसको भी मिलीलीटर में बदलो, तो 1200 मिलीलीटर वाटर लिखोगे, तो बता सम करोगे तो 800 + 1200 कितना हो गया
2000, तो ये 2000 क्यों लिखा V की जगह आपके? 800 नहीं लिखा हमने, उसने बोला है वाटर ऐड किया, तो 2000, और यहां से सॉल्व करोगे तो 60 आ जाएगा अपॉन 2000, वैल्यू सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 नॉर्मेलिटी। लेकिन मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर है, इसलिए ये OH आयन कंसंट्रेशन होगी, और इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो पहले POH आएगी, तो माइनस लॉग 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, तो 2 माइनस लॉग 3, 0.48 माइनस करोगे तो 1.52, तो pH will be equal to 14 minus 1.52, तो आंसर will be 12.48। तो बताइए क्लियर सबको, ये समझ में आया? तो pH equals to 12.48। तो ये बेसिक क्वेश्चन है इस बेस के लिए, लेकिन दोनों में हमने इक्विवेलेंट्स ऐड किए, लेकिन चेंज था, मोलैरिटी नहीं थी पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ मोलैरिटी दी और वाटर ऐड करा एक्स्ट्रा, तो ये चीज ले सबको। ये नेक्स्ट लिख लें, फाइंड pH of a mixture, find pH of a mixture, बोर्ड पर लिख लें, 200 मिलीलीटर मिक्सचर, 200 milliliter HCl solution of pH equals to 2, 200 milliliter HCl solution of pH equals to 2, and 300 milliliter NaOH solution of pH equals to 12. अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करा इसमें कंसेप्ट वाइज, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था वो यूज करवा रहा हूं बस। लेकिन पहले तो यहां बता, तुम्हें क्वेश्चन में बोला क्या, किनको मिक्स करा वो चेक करो, HCl सॉल्यूशन और NaOH सॉल्यूशन, ये देख ले एक बार, जो भी गड़बड़ कर रहे हैं सब कुछ आते हुए इस क्वेश्चन जो, द HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहली चीज तो बता, अब क्या इक्विवेलेंट्स इनके डायरेक्टली ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? लेकिन किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना, उसके लिए पहले इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने पड़ेंगे। लेकिन मतलब वॉल्यूम लीटर में है या मिलीलीटर में है, तो बता इक्विवेलेंट्स लाओगे इन दोनों के या मिली इक्विवेलेंट्स? मिली इक्विवेलेंट्स लाओगे तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर करोगे। लेकिन मतलब अब तुम्हें दोनों के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स लाने के लिए वॉल्यूम है हमारे पास दोनों NaOH HCl के, लेकिन मतलब पहले वाले दोनों क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस, मैंने बोला चेंज करूंगा, नॉर्मेलिटी डायरेक्ट नहीं दी ना मोलैरिटी डायरेक्ट दी, तो अब हमें लानी है पहले नॉर्मेलिटी मोलैरिटी। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें अकेले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट भी काम आएगा, क्योंकि हमें पता है बता, स्ट्रॉन्ग एसिड जब अकेला होता है तो उसके लिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन होती है,
तो इसकी जो नॉर्मेलिटी N1 होगी बिफोर मिक्सिंग वो इसकी पीएच के इक्वल होगी, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन से जो आएगी। तो बता पीएच वैल्यू कितनी है 2, तो इससे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 10 रेज़ टू द पावर -2। मत बोलो बीच में। तो नॉर्मेलिटी N1 10 रेज़ टू द पावर -2 ये वैल्यू आएगी। लेकिन बता स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने पूछा भी था कि नॉर्मेलिटी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के इक्वल या OH आयन कंसेंट्रेशन के इक्वल, OH आयन के। लेकिन मतलब पीएच का एंटीलॉग लोगे उसमें या POH का, तो 14 में से माइनस करोगे तो POH तो 2 हुई, तो OH आयन कंसेंट्रेशन इससे लाओगे तो 10 रेज़ टू द पावर -2। इन दोनों की नॉर्मेलिटी मिली है अभी, वॉल्यूम लेकिन दोनों का डिफरेंट है, इसलिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अलग अलग आएंगे। ये इंपॉर्टेंट था बस यहाँ पहली चीज कि अभी तक भी वही कर रहे थे, वही उल्टा पूछ लिया आपके। पीएच से तुम लाओ नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 200, तो बता कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए 0.2 मिली इक्विवेलेंट्स, सॉरी 2 मिली इक्विवेलेंट्स। और इसके 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 300, तो 3 मिली इक्विवेलेंट्स। अब बता किसके ज्यादा है मिली इक्विवेलेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस के ज्यादा है, तो बता सॉल्यूशन का नेचर विल बी एसिडिक और बेसिक। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन विल बी बेसिक। और बेसिक तो मतलब यहाँ जिसके ज्यादा उसमें से कम वाले सब्ट्रैक्ट करके इक्वल्स n इंटू वी करते हो, तो ज्यादा किसके हैं बेस के, कम किसके हैं एसिड के, तो वही वैल्यू लिख दो डायरेक्ट 3 - 2 N2V2 - N1V1 भी क्यों करें, अब तो ला चुके ना उनकी वैल्यू तो हम। तो 3 - 2 इक्वल्स टू n इंटू वी, और बता v क्या है 200 प्लस 300 तो कितना हो गया 500, तो 1/500 सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। और ये जो नॉर्मेलिटी आएगी मतलब H प्लस आयन के इक्वल या OH आयन के इक्वल, क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो इससे पहले POH आएगी -log 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो 3 - log 2 मतलब 2.70। लेकिन पीएच पूछी है तो 14 में से माइनस करोगे तो आंसर विल बी 11.30। अब ये क्वेश्चन इसका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का सबसे लेंदी वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मतलब पीएच का तुम्हारा सारा कंसेप्ट चेक कर लिया हमने जितना पढ़ा अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। अकेले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर का क्वेश्चन, अकेले का कंसेप्ट भी काम आया और मिक्सचर का कंसेप्ट भी काम आया। इजी करना होता तो मैं डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे देता, फिर तुम सब कर लेते, लेकिन बताओ मैं चेंज क्या करना वो मुझे बताना था, क्योंकि डायरेक्ट वाला तो वैसे इजी सा है, लाना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स था बस, इसलिए बोलता जो आता है वहां से स्टार्ट करो। अच्छा एक फर्स्ट टाइम में किस किस का सही हुआ, फर्स्ट टाइम में वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ बोल रहा ये नहीं कि उनको नहीं आता था, लेकिन हमने मिस्टेक करी सबसे बड़ी इसमें, इसलिए मिस्टेक क्या कर देते हम जल्दबाजी में, ये नॉर्मेलिटी भी ले आए कुछ अभी, लेकिन उन्होंने इंटू वी करे बिना ही क्या सोच लिया कि दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल आएंगे, कि नॉर्मेलिटी सेम तो इक्विवेलेंट सेम और पीएच 7 ऑप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मतलब ये सेम नहीं है, वॉल्यूम अलग अलग है। अगर इक्वल वॉल्यूम होता तो पीएच डायरेक्ट 7 ही बोलते फिर हम, लेकिन वो नहीं है। तो बता मैं कोई भी चेंज करूं क्वेश्चन में तो कर लोगे, देखो 5.6 ग्राम KOH। अब लैंग्वेज भी चेंज होगी, जो हमने अभी तक सबकी एक जैसी थी यहाँ थोड़ा सा अलग होगी। 5.6 ग्राम KOH एंड 9.8 ग्राम H2SO4, 5.6 ग्राम KOH and 9.8 gram H2SO4 are present in
are present in a 1 liter aqueous solution, are present in a 1 liter aqueous solution. Find pH of solution. अच्छा, तो यहां पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और जो सुन ले मैं जो पूछ रहा हूं, जो अभी हमने तीनों मिक्सचर वाले क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, पहले ये बता दो बस। यहां पर पढ़ो, तुम्हें लैंग्वेज में क्या लिखा है, हमने बता KOH H2SO4 को मिक्स किया या उसने ऑलरेडी मिक्स सॉल्यूशन दे दिया हमें। यहां ध्यान से पढ़ो, अभी तक तो वो इंडिविजुअल मिक्स कर रहा था, लेकिन अब क्या लिखा है लैंग्वेज में कि दोनों सेम 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। मतलब बता, उसने वी मिक्सचर का खुद ने दे दिया 1 लीटर है और दोनों उसमें प्रेजेंट हैं एक साथ। तो अब के लेकिन मतलब मैथड तो फिर भी वही जो पहले था, इन दोनों के मतलब नेचर चेक करो तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाओ और लेके मतलब अब के N/V यूज करोगे क्या, तो बता मेथड भी चेंज हर बार N/V से नहीं आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वो हमें चेंज भी करना पड़ सकता है प्रोसीजर। तो बता अब यहां पर लाने के लिए दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, W/E या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और बता मास से मोल लाना ज्यादा इजी है तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ही यूज करो। तो यहां पर बस मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर और मास ऑफ KOH 5.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, 16, 156 सब लिखवाए हुए हमने, इनटू वैलेंसी फैक्टर KOH का 1, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 0.1। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे इक्विवेलेंट्स, अब के मिली इक्विवेलेंट्स नहीं बोला मैंने, क्योंकि मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। इसी तरह से यहां पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 9.8 अपॉन H2SO4 का 98, लेकिन वैलेंसी फैक्टर 2, तो 0.2 इक्विवेलेंट्स। तो बता किसके इक्विवेलेंट ज्यादा हुए, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हुए, तो सॉल्यूशन का नेचर विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। तो बता जिसके ज्यादा हैं उसमें से कम वाले माइनस करो, तो 0.2 माइनस 0.1 इक्वल्स टू N/V, और तो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल सी, 0.1 या 10⁻⁻1 नॉर्मेलिटी, तो बता पीएच तो डायरेक्ट ही माइनस लॉग 10⁻⁻1 मतलब 1, और ये H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ही हुई। तो बताइए क्लियर सबको ये, तो ये जो हमने पीएच वाले अभी तक क्वेश्चंस करे, अब ध्यान सुनना, अभी तक हमने जितने भी पढ़े पीएच हमने अलग अलग टाइप की पढ़ ली, वापस बोल रहा हूँ शॉर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, मतलब अकेले वीक एसिड या वीक बेस जिसके लिए ओनली ऑस्वाल्स डाइल्यूशन लॉ, दूसरा पीएच ऑफ वाटर पढ़ी, हाफ pKw एट एनी टेम्परेचर, थर्ड अच्छा अकेला स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ऑस्वाल्स डाइल्यूशन लॉ है क्या, उसके लिए तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू H+ आयन या OH आयन कंसंट्रेशन करा। फोर्थ हमने मिक्सचर, लेकिन मिक्सचर में भी दो तरह के पढ़े, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां तक जो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो मैं बोल रहा हूं जो अब मैं क्वेश्चंस दूंगा उनको पहले ये रजिस्टर वाले क्वेश्चंस दोबारा करना, ओके याद है जरा मैंने बताया, इनको दोबारा सॉल्व करना, फिर मैं जो बोल रहा हूं और क्वेश्चंस तुम कर लोगे तो हमने जितना यहां तक पढ़ा वो हमारा सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि जब मैं अगर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं ऑस्वाल्स डाइल्यूशन लॉ, तो हमें सबको पता है कि उसके क्वेश्चन उसके टॉपिक मॉड्यूल में तो उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होती है, लेकिन मतलब एग्जाम में होना लिखी हुई आती साथ में। तो फिर यहाँ पर क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन सुन लो, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है और कुछ दिनों बाद कि जब हम साथ में कर रहे थे तो हमने सारे क्वेश्चंस हो गए थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता चलता कौन सा टॉपिक है वो,
फॉर्मूले हमें याद है लेकिन यही नहीं पता चलता फॉर्मूला कौन सा यूज करना कहां पर। तो बता टॉपिक आइडेंटिफाई करो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कौन सा टॉपिक कहां यूज करना है इस चैप्टर में। और उसके लिए अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में बता 1 से 28 तक तो बोल दिया था ना कल, या बता 1 से 33 तक तो हम कर सकते हो। और इसके अलावा जो 85 से 106 में बोल रहा हूं इसमें पीएच के सारे तरह के क्वेश्चंस हैं इन 21 क्वेश्चंस में जो हमने अभी तक पढ़े। अकेले वीक एसिड का भी होगा, वीक बेस का तभी तो, और मिक्स होंगे, और टॉपिक का नेम भी नहीं लिखा होगा साथ में। तो तुम चेक करोगे ना कि एसिड है बेस है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अपने आप फॉर्मूले रिवाइज होंगे तुम्हारे ओनली। और वो 21 क्वेश्चन में सारा जितना हमने अभी तक पढ़ा, मिक्सचर के भी क्वेश्चन होंगे, अकेले वीक एसिड, अकेले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सबके, तो वो तुम कर सकते हो। अब लिख ले नेक्स्ट। सॉल्ट्स। तो अभी तक हमने मिक्सचर भी पढ़ा लेकिन वो ओनली किसका पढ़ा, अभी ध्यान से समझना इसके लिए, सॉल्ट्स के लिए अब हम पीएच पढ़ेंगे। तो अब हमें सॉल्ट की पीएच लानी, लेकिन सॉल्ट की पीएच लाने के पहले सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है उसकी थ्योरी भी हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्ट कैसे बनता है थर्मोडायनेमिक्स में भी। अच्छा बता, कोई भी एसिड का सॉल्यूशन लिख भी लेना साथ में, बता एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं ना, लिख लो। तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा बता, यहां पर जो डेल्टा एच होगी मतलब रिएक्शन होगी, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलोगे इसको, एसिड बेस न्यूट्रल होकर सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे बता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, या ऑलवेज एक्सोथर्मिक? ओके, बोलता कंबशन न्यूट्रलाइजेशन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, थर्मो में हमने पढ़ा है। तो लिख लें डेल्टा एच नेगेटिव। तो बता एक तरह से सिंपली मैं बोलूं तो सॉल्ट है क्या, जो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन पर कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट है ना। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो जैसे मैं बोलूं अगर सपोज HCl मैंने लिया, HC एसिड लिया, और NaOH लिया हमने बेस, तो ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब मुझे एक चीज ध्यान से, यहाँ पर HCl NaOH का जब एक्वस सॉल्यूशन है तो मुझे बताओ यहां पर ये दोनों HCl और NaOH मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे या आयंस में रहेंगे। इसी तरह से NaOH भी Na प्लस और OH माइनस आयन में रहेगा ना। तो मुझे एक चीज बता दो, यहां पर HCl जब H प्लस आयन लूज करता है तो एनायन बचता है ना उसके पास। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम बोले एसिड का एनायन, बेस का केटायन, थ्योरी में बहुत वर्ड काम आएगा हमारे, एसिड का एनायन, बेस का केटायन, तो उसका मतलब है H प्लस OH आयन नहीं, उनको छोड़कर जो दूसरे आयन है उनको बोलेंगे हम केटायन एनायन एसिड बेस के। H प्लस OH आयन के लिए डायरेक्ट बोलेगा H प्लस OH आयन, तो उनको केटायन एनायन नहीं बोलेंगे हम एसिड बेस के। तो एसिड का एनायन कौन हो गया बता, Cl माइनस, H प्लस लूज करने पर बना। बेस का केटायन कौन है, Na प्लस, और OH आयन रिमूव हो रहा है। अब मुझे बता, जब हम एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं तो बता इनके मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं या आयंस रिएक्शन करते हैं, मतलब ये आयनिक रिएक्शन है, आयंस रिएक्शन करते हैं। और बता तभी तो H प्लस और OH आयन कंबाइन होकर H2O प्रोड्यूस करते हैं। और ये एसिड का एनायन बेस के केटायन से कंबाइन होकर NaCl बनाता है। और बताइए NaCl में सॉल्ट है ना, और तुमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्ट्स में आयनिक बॉन्ड होते। क्यों बोलते हो, एसिड का एनायन बेस के केटायन कंबाइन होंगे, आयन कंबाइन होंगे तो उनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, और ये आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो बता मैं ये बोल दूं सॉल्ट्स आर, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ केटायन फ्रॉम बेस एंड एनायन फ्रॉम एसिड।
और दूसरी चीज मतलब हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, हाईली पोलर। तो वाटर में ही 100% ब्रेक होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर भी हाईली पोलर, आयनिक कंपाउंड्स भी हाईली पोलर। तो बताओ 100% ब्रेक कर देगा वाटर इनको? तो वाटर में ही क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सॉल्ट्स? बेंजीन में तो सॉल्ट भी नहीं रहते, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, ऑपोजिट नेचर हो जाएगा, डिसोसिएट करेगा कौन उसको? तो बताइए ये चीज क्लियर सबको? तो लिख लें डेफिनेशन, जो 2 पॉइंट में लिखवा रहा हूं ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे बहुत नेक्स्ट क्लास में। लिख लें, salts are compounds, salts are compounds made up of, salts are compounds made up of cation, cation in bracket लिख लें, comes from a base, cation in bracket comes from a base after bracket, and anion, and anion in bracket लिख लें comes from an acid, comes from an acid। तो जब मैं इस ब्रैकेट को छोड़कर बोलूं, सिंपल सा मीनिंग है इसका, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। और वो कैटायन एनायन किनके हैं? वो एसिड और बेस के। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, so they behave as, strong electrolyte, so they behave as strong electrolyte in aqueous solution, so they behave as strong electrolyte in एक्वस सॉल्यूशन। अब ये दोनों पॉइंट हमारे काम आने की, सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों होते हैं उसका रीजन भी ध्यान रखना हमेशा, ये क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। दूसरा, कैटायन एनायन से बनते हैं, और कैटायन किससे मिलेगा? इसका हमेशा बेस से, एनायन एसिड से मिलेगा। अब ये पीएच जब हमें इनकी फाइंड करनी है तो पहले हमें ये भी पता हो कि सॉल्ट्स फॉर्म होते कैसे हैं, क्योंकि इनके सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैटायन एनायन से किस तरह से होती है, उसके बेसिस पर हम इनको 6 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो लिख लें नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पर। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फर्स्ट लिख लें नॉर्मल और जनरल सॉल्ट्स, नॉर्मल और जनरल सॉल्ट्स। और इनका क्वेश्चन मैं पहले बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का क्वेश्चन वो तुम्हें 4 सॉल्ट्स ऑप्शन में लिख देगा, पूछेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है या कौन सा नहीं है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम इनको, तो वो बस मीनिंग पता इनका, तो लिख लें नॉर्मल और जनरल सॉल्ट्स। इसमें लिख लें which have no replaceable, which have no replaceable H plus or OH negative ions, which have no replaceable H plus or OH negative ions, no replaceable H plus or OH negative ions। एग्जाम्पल लिख लें बोर्ड पर से, अब एक चीज बोला, सिंपल सा चीज बोला, ये एग्जाम्पल्स हमने को रटने नहीं है, हमें तो आइडेंटिफाई करना है।
कि इनमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन है या नहीं। मतलब क्या है, वो H प्लस आयन या OH आयन और फर्दर डोनेट कर सकते हैं इन एक्वस सोल्यूशन या नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, जब भी बोल रहा हूं तो मैं नॉर्मल सॉल्ट चेक करना हो या कोई सा भी सॉल्ट चेक करना हो तो आयंस में ब्रेक करके देख लो। अब बता, NaCl को आयन में ब्रेक करूंगा तो ये Na प्लस Cl माइनस ही देगा ना। बता, इसमें कोई H प्लस या OH आयन डायरेक्ट देगा क्या, ये नहीं देगा, तो क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह से पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन भी नॉर्मल सॉल्ट ही है क्योंकि यह आयन में ब्रेक होगा। अच्छा, अब यहां ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट में मतलब हमें इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन मतलब अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में ब्रेक होगा ना ये। अब बता, अमोनियम आयन का H प्लस आयन ये डायरेक्ट नहीं दे सकता, तो बता यहां पर अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन मिलेगा, तो ये भी क्या हो गया, कोई रिप्लेसेबल H प्लस OH आयन नहीं मिला इसमें में अलग से, तो बता ये नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह से Na3PO4 Na प्लस PO4 माइनस 3 ये भी नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे इन लास्ट दो का, क्योंकि बता यहां पर ध्यान से मैं एक चीज बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें चेक करना हो या कंफ्यूजन हो कि वो कोई सॉल्ट लिखकर पूछ ले, जैसे अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन कि NaH2PO2 Na2HPO3 ये दोनों में हाइड्रोजन दिख रहे हैं बट फिर भी ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, मतलब इन दोनों के ये जो हाइड्रोजन है ये नॉट रिप्लेसेबल हैं, तो वो रीजन पूछेगा वाई। तो सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, आगे भी ये काम आएगा। जब भी तुम्हें चेक करना हो कि ये सॉल्ट नॉन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या नहीं है, या रिप्लेसेबल OH आयन उसमें है या नहीं है, तो सिंपल सी एक चीज करना बस, वो कौन से एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है वो चेक कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना हमने। अब बता, Na दिख रहा है तो ये NaOH तो होगा ही ना इसमें। अब यहां पर बस, और तुम्हें ध्यान भी ओनली एक टाइप के एसिड्स में रखना है, एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। और बताओ, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस तुमने सबसे ज्यादा 3 काम में लिए हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2, यही काम में लिए ना। और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब बता, इन्हीं का बस ध्यान रखना सॉल्ट्स में भी, बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलते हमें। तो यहां पर मतलब तीनों में हाइड्रोजन 3 है, लेकिन मतलब क्या तीनों रिप्लेसेबल होते हैं क्या सब में? मतलब H3PO4 के तो तीनों होते हैं, लेकिन H3PO2 का एक ही होता है, H3PO3 के 2 ही होते हैं 3 में से। रीजन इनका स्ट्रक्चर तो तुम पढ़ चुके वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में या पी ब्लॉक में भी। तो बता, H3PO4, H3PO2, H3PO3 बेसिसिटी इनके नंबर ऑफ H प्लस आयन के इक्वल नहीं है। तो यहां पर जब भी सॉल्ट एसिड ऑफ फॉस्फोरस का हो तो चेक कर लेना वो कौन से एसिड ऑफ फॉस्फोरस का बना है, और वो कौन बताएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें उसमें। मतलब PO2 दिख रहा है, PO3 दिख रहा है, तो बताइए किससे बना होगा, लिख भी लेना साथ में, H3PO2 से बना होगा। और H3PO2 बता, इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने होते हैं, 1, तो बता 1 होते हैं। तो ये NaH2PO2 बनने में अपना एक H प्लस आयन जो रिप्लेसेबल था वो डोनेट कर चुका ना। अब बताओ, ये फर्दर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल या नॉट रिप्लेसेबल? इसी तरह से Na2HPO3, मतलब यहां पर Na2 मतलब 2 मोल NaOH, लेकिन PO3 लिखा है, तो बताइए H3PO3 से बनेगा। और इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन होते हैं 2, और तुम देखोगे ये दोनों रिप्लेस कर चुका, क्योंकि तभी तो एक बचा ना इसमें। तो इनमें हाइड्रोजन होते हुए भी ये नॉट रिप्लेसेबल, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या जनरल सॉल्ट्स। तो जिनमें कोई भी रिप्लेसेबल H प्लस OH आयन नहीं होते हैं। तो सिंपल सा इसका रीजन भी पूछेगा, why it is these salts are normal salts, तो रीजन क्या बोलेंगे, बिकॉज बेसिसिटी ऑफ H3PO2 is 1 या बेसिसिटी ऑफ H3PO3 is 2, क्योंकि उसी की वजह से तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। अच्छा, इसके पहले देखो Na3PO4 लिखा है, उसके तीनों रिप्लेसेबल थे H3PO4 के, इसलिए Na3PO4 बना पाया।
ये नहीं बना सकते Na3 वाला सॉल्ट, क्योंकि इनके रिप्लेसेबल होता ही नहीं तीसरा। तो जिसमें रिप्लेसेबल ना हो वो नॉर्मल सॉल्ट। तो तुम ही बता दो, जिनमें रिप्लेसेबल होंगे वो सिंपल सा, और जिसमें रिप्लेसेबल OH आयन होंगे वो, तो लिख लेना सेकंड एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स उसमें लिख लें एसिडिक सॉल्ट्स विच हैव, एसिडिक सॉल्ट्स में लिख लें विच हैव one or more, which have one or more replaceable, which have one or more replaceable H plus ions, one or more replaceable H plus ions. बोर्ड पर लिख लें एग्जाम्पल्स। अच्छा दादा रीजन बता दो, NaHSO4 ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है? अभी बोला था जब भी चेक करना हो तो उसका एसिड या बेस चेक करो। तो बता Na दिख रहा है तो NaOH तो है, लेकिन HSO4 दिख रहा है तो ये किससे बना होगा बताओ? H2SO4 से। अच्छा H2SO4 की बेसिसिटी 2, तो बता अभी एक बच रहा है रिप्लेसेबल, तो रिप्लेसेबल है तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। इसी तरह से NaHS और NaHS ये किससे बना होगा? H2S से, और H2S की बेसिसिटी भी 2, तो अभी फिर एक रिप्लेसेबल है। तो बता एसिड को ही चेक कर रहे हो एसिडिक सॉल्ट में, KHCO3 ये किससे बना? H2CO3 से, इसकी बेसिसिटी भी 2, अभी एक रिप्लेसेबल बाकी है। अच्छा ये बता दो अब यहां क्या लिखा है बताओ? NaH2PO4 या Na2HPO4 लिखा है आपके, तो बता PO4 मतलब ये किससे बने दोनों? H3PO4 से। और बता पहले वाले में 2 रिप्लेसेबल बचे हुए अभी, सेकंड वाले में एक, क्योंकि उसकी बेसिसिटी 3 होती है। तो रीजन तो बता फिर से एसिड की बेसिसिटी है। अच्छा यहाँ H2PO3 लिखा है, यहां ध्यान रखना इसका सबसे ज्यादा, Na2HPO3 था तो नॉर्मल सॉल्ट, लेकिन NaH2PO3 लिखा है। अब बता ये किससे बना होगा? H3PO3 से, और इसकी बेसिसिटी 2 होती है। तो बता अभी तो एक रिप्लेसेबल बाकी है ना, 3 में 2 रिप्लेसेबल में से एक ही तो रिप्लेस हुआ अभी। तो बता ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन, Na2HPO3 नॉर्मल सॉल्ट, जबकि NaH2PO3 एसिडिक सॉल्ट है। रीजन फिर वही जो यहां था वही वहां रीजन है। तो ये क्लियर सबको? ठीक है, बाकी फिर हम इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।